दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गर्भवती कुंवारी बहन। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ससुराल आए लगभग 6 महीने हो गए थे। मैं घर के सभी सदस्यों को बहुत अच्छे तरीके से जान पहचान गई थी, पर मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि मेरी ननद निशा कुछ दिनों से खोई खोई सी रहती। हर वक्त चहकने वाली उस लड़की को ना जाने क्या हो गया था कि अचानक इतनी गुमसुम रहने लगी थी। उसका इस तरह रहना मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। दरअसल क्या था कि मेरी ननद निशा मुझसे बहुत नफरत करती। जब से मैं ससुराल आई थी तब से निशा मुझसे चिढ़ती। वो हर छोटी बड़ी बात पर मुझे गंवार कहकर बुलाती थी। उसका इस तरह मेरे साथ बर्ताव करना मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, पर मैं चाह कर भी उसका जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरे सास ससुर और मेरे पति ने उसको अपने सर पर चढ़ाकर जो रखा था। मेरा जवाब देना तो उसे गाली लगता और वो उन लोगों से शिकायत करके मेरे साथ क्या करवाती पता नहीं। इसलिए मैं उसकी बातें सुनकर रो कर रह जाती, पर कभी भी मैंने उसका जवाब नहीं दिया। पर कुछ दिनों से निशा को देखकर मुझे महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है जो वो हम सबसे छुपा रही है। एक दिन की बात है, रात का वक्त था। घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने बड़ी सहजता से बातों ही बातों में निशा से पूछा, क्या बात है निशा, सब ठीक तो है? उसने हिचकिचाते शब्दों में कहा, हाँ हाँ भाभी, कुछ नहीं, बस पढ़ाई का प्रेशर है इसलिए टेंशन में हूँ। उसके इस तरह बातों से मुझे समझ में आ गया था कि कोई न कोई बात ज़रूर है। फिर भी उससे ज़्यादा पूछताछ करना भी सही नहीं था, क्योंकि वो कब मुझ पे भड़क जाए पता नहीं। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद एक रात निशा ने मुझसे कहा, भाभी सोने से पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। खाना खाने के बाद मैं उसके लिए चाय बनाने लगी। चाय बन गई तो मैं उसके कमरे में लेकर गई। कमरे में जाते ही उसने जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे लिपटकर रोने लगी। उसके इस तरह रोने से मैं भी घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा, भाभी मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज पहली बार वो मुझसे इतने अच्छे से बात की थी, वरना उसकी जुबान तो हमेशा कांटों की तरह चुभती। मैंने उसे बिस्तर पर बिठाया और चुप कराया और फिर पूछा कि आखिर बात क्या है, तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? उसने कहा, भाभी पहले आप कसम खाइए कि ये बात आप किसी से नहीं कहेंगी। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, निशा तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। पर आखिर बात क्या है और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने मुझसे कहा, भाभी आज रात आप मेरे पास सो जाइए, क्योंकि बात ऐसी है कि मैं ऐसे नहीं बता सकती। उसने पहली बार मुझसे गिड़गिड़ाते हुए इस तरह मदद मांगी थी, मालूम पड़ रहा था वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे उसकी तकलीफ़ देखी नहीं गई और मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भैया को बता कर आती हूँ कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। मैं अपने पति रवि को बताने जब अपने कमरे तक पहुँची तो देखा रवि गहरी नींद में सो रहे थे। रवि को जगाना मुझे ठीक नहीं लगा और उल्टे कदमों वापस मैं निशा के कमरे में चली आई। मेरे जाते ही निशा ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुझे अपने बारे में बताने लगी। उसने मुझे अपने बारे में जो बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गए। उसकी सच्चाई जानने के बाद तो मैं एकदम सुन्न पड़ गई। उसने रोते हुए मुझे झकझोरा और कहने लगी, भाभी आपको हो क्या गया है? जब आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो मेरा क्या होगा? उसके साथ मैं भी रोने लगी। मैंने रोते हुए उससे कहा, निशा तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब क्या होगा भगवान ही जाने। बात ये थी कि निशा एक लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का उसे धोखा दे दिया। प्यार करना तो गलत नहीं था, पर निशा ने ये गलती की थी कि उस लड़के को अपना सब कुछ लुटा दिया था, जिस कारण वो उस लड़के यानी शिवम के बच्चे की माँ बनने वाली थी।
निशा ने मुझे बताया कि वो डॉक्टर के पास गई थी पर उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता। भले ही मेरे ससुराल वालों ने अपनी लाडली बेटी निशा को बड़े नाजों से पाला था, पर अगर उन्हें ये पता चल जाए कि उनकी लाडली बेटी उनकी इज्जत खाक में मिलाकर आ गई तो वो लोग इसके साथ क्या करते, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। निशा के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, आखिर निशा को कैसे बचाऊं। इसलिए उस रात मैंने निशा से कहा कि आज रात तुम अकेले ही सो जाओ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वरना किसी को शक हो जाएगा। इसके बारे में हम अगले दिन बात करेंगे। निशा को रोते बिलखते छोड़ मैं अपने कमरे में सोने चली आई। पूरी रात बीतने वाली थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं। एक दो दिन गुजरने के बाद मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर एक फैसला लिया। ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये बहुत बड़ा फैसला था। घर की इज्जत और निशा को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने निशा को सारी बातें समझाई और उसी दिन मैंने अपने ससुराल वालों से कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे ससुराल वाले तो फूले न समाए, वो लोग बहुत खुश हुए। मैं जब भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती तो अपने पति रवि से कहती कि आप ऑफिस से छुट्टी ना लें, मैं निशा के साथ चली जाऊंगी। नई नई नौकरी लगने की वजह से रवि भी अपने काम से छुट्टी लेना नहीं चाहते थे, इसलिए बात भी बन जाती थी। पर कब तक बात बनती। ऐसे ही करते करते किसी तरह 1 से 2 महीने गुजर गए। अब धीरे धीरे निशा का पेट भी थोड़ा बहुत पता चलने लगा था, पर हम कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि अगले महीने निशा का एग्ज़ाम होना था। मैं और निशा डॉक्टर के बहाने गए और उसके लिए ढीले ढीले कपड़े खरीद लाए ताकि किसी को शक ना हो। मेरी सासू माँ का ध्यान ज़्यादातर पूजा पाठ में रहता, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ और पढ़ाई का बहाना बनाकर निशा ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। निशा का परीक्षा होते ही मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट कहा है, मुझे आप लोग मेरे मायके भेज दीजिए क्योंकि माँ के पास रहूँगी तो माँ अच्छे से ख्याल कर लेगी। जब मैं ये बात कह रही थी तो बातों ही बातों में निशा ने अपनी माँ यानी मेरी सासू माँ से कहा, माँ अब तो मेरे एग्ज़ाम भी हो गए हैं, भाभी के साथ इनके मायके मैं भी जाऊँगी। मेरे ससुराल वालों ने भी सोचा कि चलो निशा मेरे साथ रहेगी तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे मायके में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ मेरी माँ रहती थी। मेरा एक भाई था जो अमेरिका में रहता था। मेरे ससुराल वालों को कुछ भी शक नहीं हुआ और मैं अगले ही दिन निशा के साथ अपने मायके आ गई। आते ही मैंने माँ को सारी सच्चाई बता दी। माँ को बताना ज़रूरी था। ये सब सुनकर माँ बहुत डर गई। मैंने उन्हें भी समझाया कि माँ अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इसका साथ देना पड़ा। मायके आते ही मैंने यहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट किया। धीरे धीरे समय गुजरते गए। मेरे पति रवि कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते। जब वो आते तो मैं बहाना करके उन्हें बता देती थी कि निशा माँ के साथ बाजार गई है। रवि रात को रुकते नहीं थे, इसलिए बात बन जाती। समय धीरे धीरे गुजरते गए। अब वो समय भी आ गया था जब निशा की डिलीवरी होने वाली थी। रात के करीब 2 बजे निशा को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। मैं और माँ उसे जल्दी से अस्पताल लेकर गए। निशा ने एक बेटे को जन्म दिया। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने अपने ससुराल वालों के पास फ़ोन करके बताया कि 7वें महीने में ही मुझे बेटा पैदा हुआ। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं पाई। बेटे का नाम सुनते ही मेरे ससुराल वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, बच्चा सही सलामत है ना? मैंने कहा, हाँ। बेटे का नाम सुनते ही अगले दिन मेरे पति मुझसे मिलने आने वाले थे। उनके आने की खबर सुनकर हम सभी बहुत घबरा गए, पर हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे। पर कहते हैं ना, जिस काम का मकसद नेकी से जुड़ा हो, भगवान उसके लिए तमाम रास्ते खोल देते। उसी रात मेरे हस्बैंड के ऑफिस से फ़ोन आया कि अगले दिन उन्हें कंपनी के बहुत ही ज़रूरी काम से दुबई जाना पड़ेगा। ये बात उन्होंने हमें उसी रात फ़ोन करके बताया।
उनके ना आने की खबर सुनकर हम सभी के जान में जान आई। हम बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, नौकरी की बात है, आपको जाना ज़रूरी है। आप बेफिक्र होकर जाइए, यहाँ की चिंता मत करिए, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से है, सब ठीक है। मेरे हस्बैंड को दुबई से आने में लगभग 1 महीने लग गए। तब तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। मेरे ससुराल में किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि निशा का है। मैंने बच्चे का नाम हर्ष रखा था। घर के सभी हर्ष से बहुत प्यार करते। धीरे धीरे हर्ष मेरे ससुराल वालों के जिगर का टुकड़ा हो गया। हर्ष जब 1 साल का हो गया तो मैंने निशा की शादी अपने दूर के रिलेशन में करवा दी। निशा अपने ससुराल में बहुत खुश है, पर मेरे दिल में एक बात हमेशा चुभती है कि मैंने अपने पति से इतनी बड़ी सच्चाई छुपा तो ली है, पर आगे चलकर हर्ष के बारे में उन्हें कुछ भी पता चलेगा तो वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये बात रवि को बता देना चाहती थी, बस मौके का इंतज़ार था। एक दिन वो मौका आ ही गया। मेरे सास ससुर कहीं गए हुए थे। रात में हर्ष जब सो गया, उस वक्त घर में मेरे और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। तो मैंने अपने कलेजों को मजबूत करके अपने पति से सारी सच्चाई बता डाली। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रही हो। मैं डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी कि कहीं ये सब जानने के बाद रवि हर्ष को अपनाएंगे कि नहीं। यही सब सोच सोच कर मैं रो रही थी। तभी कुछ देर बाद रवि मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, रागिनी मुझे माफ़ कर दो। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारी गलती क्या है। तुमने तो जो कुर्बानी मेरी बहन निशा के लिए दी है, शायद ही कोई देगा। रागिनी, तुमने जो किया सही किया। तुमने हमारे घर की इज्जत ही नहीं बल्कि मेरी बहन निशा को भी बचा लिया, क्योंकि उस वक्त अगर ये सच्चाई हमें पता चलती तो मेरे हाथ से क्या हो जाता पता नहीं। रवि ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे इतना कुछ सुनाया, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। मुझे तो बस इस बात की फिक्र थी कि ये सब जानने के बाद क्या रवि हर्ष को अपनाएंगे कि नहीं। मैंने रवि से पूछा, रवि ये सब जानने के बाद क्या आप हर्ष से उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। रवि ने कहा, रागिनी तुम ये कैसी बातें कर रही हो। हर्ष तो मेरी जान है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर तुम्हें मंजूर होगा तो अब हमारा एक ही बच्चा रहेगा, हर्ष। आज हर्ष 5 साल का हो गया है और ये बात निशा, मैं और रवि के अलावा घर में और किसी को नहीं पता कि हर्ष हमारा बेटा नहीं है। मैंने और रवि ने दूसरा कोई भी बच्चा नहीं किया, क्योंकि अगर हमारा कोई और बच्चा हो जाए तो शायद हमारा ध्यान हर्ष से हटकर उस बच्चे पर न आ जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।